Assalamu alaikum everyone. I hope you all are good. Today we will read about a short story A Room of One by Virginia Woolf. तो अगर आप इस चैनल इंग्लिश लिटरेचर बाय बिस्मिल खान पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। तो जी इस वीडियो में हम राइटर का इंट्रोडक्शन, स्टोरी के की पॉइंट्स मींस एप्लीकेशन, जॉनरा और इसके अलावा मेजर कैरेक्टर्स, थीम्स और सिंबल्स भी, और इस स्टोरी की फुल समरी रिटन फॉर्म में है। आप इजीली इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये वर्जीनिया वुल्फ का ऐसे है, लेकिन ये स्टोरी की तरह पढ़ा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर वर्जीनिया वुल्फ, जो 1882 में पैदा हुई और 1941 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक ब्रिटिश राइटर, एजिएस्ट एंड सेंट्रल फिगर थी इन मॉडर्निस्ट लिटरेरी मूवमेंट में। वर्जीनिया वुल्फ अपने इनोवेटिव नरेटिव टेक्निक्स और स्पेशली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से ज़्यादा फेमस थी, और उनका एक्सप्लोरेशन ऑफ टाइम, मेमोरी एंड आइडेंटिटी का जो स्टाइल था वो भी ज़्यादा फेमस था, जिसकी वजह से इसे बहुत फेम मिला। वुल्फ वॉज आल्सो एन इन्फ्लुएंशियल फेमिनिस्ट थिंकर। वर्जीनिया वुल्फ फेमिनिस्ट थिंकर भी रही हैं एंड आल्सो फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ब्लॉम्सबरी ग्रुप। ब्लॉम्सबरी ग्रुप क्या कौन है? जो है एक सर्कल है राइटर्स का, आर्टिस्ट का एंड इंटेलेक्चुअल्स का, जो चैलेंज करता है विक्टोरियन नॉर्म एंड सेलिब्रेट इन मॉडर्न आर्ट एंड लिटरेचर को। मीन्स कि वर्जीनिया वुल्फ उस ग्रुप का भी हिस्सा रही हैं जो चैलेंज करता है विक्टोरियन नॉर्म्स को। वर्जीनिया वुल्फ के राइटिंग स्टाइल के बारे में देखें तो इसके राइटिंग स्टाइल में ज़्यादातर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सिंबलिज्म एंड इमेज फेमिनिस्ट थीम्स ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसके मेजर वर्क्स में ऐसे हैं, नॉन फिक्शन एंड आल्सो नॉवेल्स भी हैं। इसके एसेस में अ रूम ऑफ वंस इंक्लूड है, ठीक है, जो 1929 में पब्लिश हुआ, एंड दी सेकेंड थ्री जीनियस जो 1938 में पब्लिश हुआ। उसके नॉवेल्स हैं मिस डैलोवे 1925 में पब्लिश हुआ, एंड टू दी लाइट हाउस जो 1927 में पब्लिश हुआ। First we read its introduction. A Room of One's Own is a long essay written by Virginia Woolf. Room of One's Own basically एक लॉन्ग ऐसे है और जो वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है, और ये 1929 में पब्लिश हुआ, और ये 20th सेंचुरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमिनिस्ट वर्क कंसीडर किया जाता है। ऑल्दो इट्स कॉल्ड एन ऐसे, इसको ऐसे कहा जाता है, लेकिन जो है ना इसे स्टोरी की तरह पढ़ा जाता है। अच्छा, वर्जीनिया वुल्फ का बेसिकली मोस्टली वर्क जो था वो वुमेन और फिक्शन पे बेस्ड था। वो मोस्टली वुमेन्स राइटिंग के फेवर में लिखती थी, और ये भी कि वुमेन्स को क्या ज़रूरत होती है राइट करने के लिए, किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अच्छा, इस स्टोरी की नरेशन जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से सुनाई गई है। जो फिक्शनल नरेटर है वो कहते हैं कि नरेटर अननेम्ड है, ठीक है, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट, क्यूरियस और थॉटफुल है। शी वर्क्स थ्रू कॉलेजेस, लाइब्रेरीज एंड स्ट्रीट्स ऑब्जर्विंग द डिफरेंसेस बिटवीन द लिव्स ऑफ मैन एंड वुमेन। ये मैन और वुमेन्स के दरमियान जो भी डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं उनको ऑब्जर्व करती है। अच्छा, इस स्टोरी की सेटिंग जो है वो इंग्लैंड में है, स्पेशली इन टू इमेजिनरी प्लेसेस। फर्स्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन है, एंड द सेकंड जो है ना सेटिंग वो फरहन कॉलेज में रखी गई है, जो एक फिक्शनल वुमेन्स कॉलेज है। इवन के जो नरेटर होती हैं वो लंदन के म्यूजियम में, ब्रिटिश म्यूजियम होता है जो, वहाँ पे भी विजिट करती हैं। इस स्टोरी की पब्लिकेशन देखें तो ये 1999 में पब्लिश हुई थी। दी essay was based on 2 lectures Woolf gave in 1928 to women students at Cambridge University, and it was later expanded and turned into this famous essay. मीन्स के इस स्टोरी की इस स्टोरी ये जो ऐसे है इसके 2 लेक्चर्स हैं। फर्स्ट जो है 1928 में वुल्फ ने वुमेन स्टूडेंट्स एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया था ये लेक्चर, एंड द लेटर जो है वो उसका फेमस ऐसे में टर्न हुआ। दैट इज़ द मेजर करेक्टर ऑफ अ रूम ऑफ वन जॉन। इसका फर्स्ट करेक्टर जो नरेटर है, अननेम्ड नरेटर है, ठीक है, ये रीडर्स को गाइड करती है थ्रू रिफ्लेक्शंस, ऑब्जर्वेशंस एंड इमेजिन्ड सीन्स। उसकी वॉइस जो है वो रिफ्लेक्टिव है, आयरनिक है, एनालिटिक है, ऑफन मिक्सिंग पर्सनल एंसिडोट्स विद बॉर्डर सोशल कमेंट्री। ये नरेटर जो है यूनिवर्सिटी का विजिट करती है, एंड देन फीमेल कॉलेज जाती है, एंड लंदन की जो है ना म्यूजियम भी विजिट करती है। इस स्टोरी का सेकंड करेक्टर जूडिथ शेक्सपियर है, जो फिक्शनल करेक्टर है, इन्वेंटेड बाय वुल्फ। यानी कि वर्जीनिया वुल्फ ने इस ऐसे में एक फिक्शनल करेक्टर रखा है, रियल नहीं है। जी, जूडिथ शेक्सपियर जो है विलियम शेक्सपियर की सिस्टर है। वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि जूडिथ शेक्सपियर को कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती अपने भाई विलियम शेक्सपियर की तरफ से। एंड देन वर्जीनिया वुल्फ बताती है कि जो जूडिथ की ट्रेजिक लाइफ है वो इलस्ट्रेट करती है
वुमेन्स ऑब्स्टेकल्स को, ये वुमेन्स के जो राइट्स नहीं दिए जाते, उन्हें लेक ऑफ एजुकेशन, अर्ली मैरिज होती है, सोशल एक्सपेक्टेशंस उन पे इम्पोज किए जाते हैं एंड अल्टीमेटली ऑब्सक्योरिटी ऑफ सुसाइड होता है। सारी चीज़ें वो कहते हैं कि जूडिथ शेक्सपियर के ट्रेजिक लाइफ से रिप्रेजेंट होती हैं। जूडिथ शेक्सपियर कौन है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि रियल करेक्टर नहीं है, फिक्शनल करेक्टर है, जिसके थ्रू वर्जीनिया वुल्फ वुमेन्स के राइट्स के बारे में बता रही हैं और जो वुमेन्स को राइट्स नहीं दिए जाते उन्हें एक्सप्लोर करती हैं। वुल्फ यूजेस जूडिथ टू हाईलाइट हाउ सोशल कंडीशंस, नॉट लैक ऑफ टैलेंट, प्रिवेंटेड वुमेन फ्रॉम बिकमिंग ग्रेट राइटर्स, के किस तरह वुमेन्स को सोशल कंडीशंस जो हैं ग्रेट राइटर्स बनने से रोकती हैं। तो इस स्टोरी का थर्ड कैरेक्टर है मैरी बेटन, मैरी सीटन, मैरी करमाइकल। ये तीनों नेम्स जो हैं ये भी स्टोरी ऐसे में जो है ना अपेयर हुए हैं, ये फिक्शनल हैं और नरेटिव वॉइसेस हैं यूज्ड बाय नरेटर, मींस कि ये तीनों कैरेक्टर्स जो हैं ये फिक्शनल हैं, जिनके थ्रू नरेटर स्टोरी को ऐसे को एक्सप्लोर करती हैं। इस स्टोरी का फोर्थ कैरेक्टर है द बीडल, जो इस स्टोरी का माइनर कैरेक्टर है। इसके अलावा फिगर भी दिए गए हैं, प्रोफेसर बॉन एक्स एंड द यूनिवर्सिटी फिगर, ये दो फिगर्स हैं। अच्छा, द बीडल ये जो होता है मुलाजिम वहाँ का, वो नरेटर को रोकता है ग्रास पे चलने से। वो कहता है कि ये यहाँ पे स्कॉलर्स और मेल टीचर्स चल सकते हैं, वुमेन्स नहीं चल सकती, उनको अलाउ नहीं है। और जो ये दो फिगर्स दे गए हैं, दे आर यूज्ड टू क्रिटिसाइज हाउ इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन, एकेडमिया, रिलीजन हैव हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड वुमेन। दैट इज़ द मेजर थीम्स ऑफ A Room of One John। तो ये ऐसे बहुत सारे थीम्स को एक्सप्लोर भी करता है, जिसका फर्स्ट थीम है वुमेन एंड फिक्शन, सेकंड थीम है जेंडर इन इक्वालिटी, थर्ड है एजुकेशन एंड नॉलेज, फोर्थ है द पावर ऑफ मनी एंड इंडिपेंडेंस, फिफ्थ है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस, सिक्स है द लॉस ऑफ फेमिनिज़्म इन हिस्ट्री एंड द लास्ट वन इज एंड्रोगन एंड द क्रिएटिव माइंड। इस ऐसे के मेजर थीम्स यहाँ पे उनकी डिटेल जो है ना रिटर्न फॉर्म में नोट्स भी दिए गए हैं, आप इजीली इनको रीड और राइट कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन सिंबल ऑफ दिस स्टोरी। फर्स्ट है द रूम क्रिएटिव फ्रीडम का सिंबल है, ताकि वुमेन्स फिजिकली और मेंटली जो है ना रिलैक्स हों अपना क्रिएटिव आर्ट के लिए, थिंक फ्रीली के लिए, ठीक है, अपना वो ना सोच सकें खुल के, उन्हें सब कुछ करने की आज़ादी हो और उन्हें एक स्पेस चाहिए होती है। वुमेन्स के पास जो है ना इनहेरिटेंस होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए, ताकि वो एकेडमिक प्रेशर से छुटकारा हासिल कर सकें। जूडिथ शेक्सपियर एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है द लॉस्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ वुमेन थ्रू आउट हिस्ट्री। फोर्थ सिंबल है द बिडल, जो इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी एंड मेल कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्जीनिया वुल्फ के सबसे फेमस ऐसे A Room of One John को देखेंगे कि इसको लिखने का मकसद क्या था, जो 1929 में पब्लिश हुआ। इसका अगर पर्पस देखें तो ये है कि वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है ना पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल चेंजेस हुई और वुमेन्स ने भी अपने हक में आवाज़ उठाई। वुमेन्स को एजुकेशन, करियर में कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता था, ना ही उस टाइम में जो वुमेन्स थी वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट थी। वर्जीनिया वुल्फ की ये बुक 6 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। वो बताती हैं कि एक मरतबा उन्हें वुमेन एंड फिक्शन पे लेक्चर डिलीवर करने के लिए उन्हें कॉलेजेस में बुलाया गया, तो वो उन्होंने 2 कॉलेज का विजिट किया, एक न्यूहम एंड गिरटन कॉलेज। ये दोनों जो है ना वुमेन्स कॉलेज थे, जहाँ पर उन्होंने ये लेक्चर जो है डिलीवर करना था वुमेन एंड फिक्शन पे। वो कहते हैं कि एक दफ़ा वो लिखने बैठी वुमेन एंड फिक्शन पे, तो उन्होंने सोचा कि एक औरत को लिखने के लिए एक स्पेस चाहिए और जो है ना फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि वहाँ पर वो फ्रीडमली यानी कि आज़ाद हो के अपने ख्यालात को, अपने थॉट्स को फुली रिकवर कर सके। इस ऐसे में उन्होंने करैक्टर्स के ज़रिए अपने जो है ना थॉट्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे एक करैक्टर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस ऐसे में बताए गए आइडियाज़ इंपॉर्टेंट हैं कि उस टाइम में किस तरह जो है ना वुमेन्स के साथ ट्रीट किया जाता था, कैसे उनके जो ना राइट्स उन्हें नहीं दिए जाते थे। मेल डोमिनेट सोसाइटी थी, इवन के वुमेन एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी, वो अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को भी यूज़ नहीं कर सकती थी। तो वर्जीनिया वुल्फ यूनिवर्सिटी में गुजरे फर्स्ट डे से बताती हैं कि वो ऑक्सब्रिज यूनिवर्सिटी में गई लेक्चर कंपोज करने के लिए। वर्जीनिया वुल्फ ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का कम्बिनेशन यूज़ किया, ऑक्सब्रिज, तो वहाँ पर उन्होंने लेक्चर कंपोज करना था। इसी मकसद से वो उस यूनिवर्सिटी में गई। उस यूनिवर्सिटी के लॉन से गुजर रही थी, तो एक बीडल नामी गार्ड ने उसे रोक लिया, ये कह के कि इस लॉन से सिर्फ स्कॉलर्स गुजर सकती है, वुमेन्स को इजाज़त नहीं है यहाँ से गुजरने की। तो वो राइटर जो है ग्रास पे चलने की वजह ग्रेवल पे चलने लगी, मीन्स के बजरी पे चलने लगी। राइटर के माइंड में चार्ल्स लैम्ब के एसेज और मिल्टन की पोइट्री आई, तो उन्होंने लाइब्रेरी की विजिट करने का सोचा, तो वहाँ पे भी उसे इंटर नहीं होने दिया गया क्योंकि वो एक वुमेन थी। फिर वो
चर्च से गुजरी तो उन्होंने खुद ही सोच लिया कि यहाँ पर भी मुझे नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि मैं एक मोमिन हूँ। फिर वर्जीनिया वुल्फ एक लम्हे के लिए बाहर खड़े होकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को देखती है और आसपास के मेंस को देखती है कि किस तरह की वहाँ पर रूटीन है, और वो देखती है कि वहाँ पर सब कुछ फिट होता है, और क्योंकि वहाँ पे जो फंडिंग होते हैं वो किंग्स पे करते हैं और मेंस की यूनिवर्सिटी पे काफ़ी सारा खर्च करते हैं जाए वुमेंस की यूनिवर्सिटी पे। फिर राइटर है ना एक फरहम कॉलेज से इनविटेशन आया डिनर के लिए, वहाँ पे उसे बुलाया गया। वो भी एक फिक्शनल कॉलेज है वुमेंस का। वर्जीनिया वुल्फ फरहम कॉलेज में गई तो वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड मैरी सीटन से मिली। वुमेंस कॉलेज की कंडीशन पुअर थी, वहाँ पर इतना जो है ना खर्च नहीं किया जाता था जितना कि मेंस की यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस पे खर्च किया जाता था। तो वो दोनों फ्रेंड्स बैठ के उन्होंने सोचा कि वुमेंस की कंडीशन इतना पुअर क्यों है, क्यों वुमेंस को इतना मिसट्रीट किया जाता है, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। और ये भी कि मेंस कॉलेज को तो रॉयल फंडिंग्स मिलती हैं बल्कि वुमेंस कॉलेज को कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं होता। और ये भी कि क्यों वुमेन्स को इतना फेस करनी पड़ती है, हालांकि इंटेलिजेंस तो दोनों ही है, मेंस और वुमेन्स को सेम ही दिमाग है, सेम ही क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं दोनों की, फिर वुमेन्स को इतना डिस्क्रिमिनेशन फेस क्यों करनी पड़ रही है। ये सारे सवालात उनके माइंड में आते हैं। इसके अलावा इस पर भी बात करते हैं कि वुमेन्स को कोई फ्रीडम नहीं मिलता, वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं हो सकती, ना वो अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ का यूज़ करके अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकें। सारे सवालात का जवाब ढूंढने के लिए नरेटर ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में विजिट करती हैं। वहाँ पर वो वुमेन राइटर्स की लिखी हुई किताबों को ढूंढने लगती हैं, तो वहाँ पर उसे कोई भी किताब नहीं मिलती जो वुमेन जो राइटर ने लिखी हो। कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो वुमेन्स के बारे में होती है, लेकिन वो भी जो है ना मर्दों ने लिखी होती है, औरतों के बारे में मर्दों ने लिखी होती है। तो ये देख के नरेटर को गुस्सा आ जाता है कि मर्दों ने औरतों को एक आईने की तरह समझ रखा है जिसमें वो खुद को बड़ा करके देखते हैं, खुद को सुपीरियर और औरतों को इन्फीरियर कर देते हैं क्योंकि ये वो इनसिक्योर होते हैं औरतों से। बड़ी मुश्किल से नरेटर को वो बुक्स मिलती हैं जिसमें एक एवरेज वुमन को डिस्कस किया जाता होता है, मीन्स के एक एवरेज वुमन क्या उसे पसंद है और क्या पसंद नहीं है। नरेटर को ये सब देख के अजीब फील होता है। वो एक प्रोफेसर की अनअट्रैक्टिव लुक ड्रॉ करने लगती है जो इनफीरियरिटी ऑफ वुमेन के बारे में लिखता है। फिर नरेटर 16 एज मीन्स के एलिस्टन एज के बुक्स ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ भी कोई बुक्स नहीं मिलती जो वुमेन ने लिखी हो। फिर नरेटर को बेशौक की एक कोटेशन याद आती है कि एक वुमेन जो है वो शेक्सपियर के प्लेस नहीं लिख सकती। फिर नरेटर एक फिक्शनल कैरेक्टर इमेजिन करती है, जूडिथ शेक्सपियर। इमेजिन करती है कि जूडिथ शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर की बहन है, और इमेजिन करते हैं कि अगर जूडिथ शेक्सपियर भी विलियम शेक्सपियर की तरह टैलेंट और इंटेलेक्ट रखती होती तो उसे वुमेन होने के नाते डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ती और उसे लिखने ना दिया जाता। देन नरेटर एक वुमेन अब्राहम के बारे में बताती हैं कि उन्होंने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद लिखना स्टार्ट किया, और ये जो थी 18th सेंचुरी की फर्स्ट फीमेल राइटर थी। उसके बाद नरेटर ने मैरी कैरमाइकल के वर्क लाइफ एडवेंचर के बारे में बताया कि ये एक फ्लो में नहीं लिखा गया बल्कि सादा सी लैंग्वेज में लिखा गया, जिसमें मैरी कैरमाइकल ने मर्दों की तरफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। दोबारा नरेटर उस फिक्शनल कैरेक्टर जूडिथ शेक्सपियर की तरफ आ जाती है। वो कहती है कि जूडिथ शेक्सपियर आज भी रिबॉर्न हो सकती है और वो किसी भी शक्ल या रूप में आ सकती है अगर उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम और स्पेस हो फिक्शनल लिखने के लिए। तो यहाँ पे स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। बेसिकली है तो ऐसे, लेकिन स्टोरी की तरह पढ़ा जाता है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो इस ऐसे का मेन मैसेज ये है कि एक वुमेन को या किसी भी क्रिएशन के लिए उसे मनी की और एक रूम की ज़रूरत होती है, उसका अपना रूम हो जिसमें मीन्स की फिनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए और इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ फिजिकल रूम के बारे में नहीं बता रही, बल्कि एक रूम उस सिंबल के तौर पर यूज़ कर रही है कि ऐसा रूम जिसमें मेंटल स्पेस हो, जिसमें प्राइवेसी हो, मुकम्मल सोचने के लिए फ्रीडम और इंडिपेंडेंटली वो अपने वर्क पर फोकस कर सके, जिसमें किसी भी तरह का प्रेशर या सोसाइटी इंटरप्शन ना हो। इसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ भी आर्ग्यू करती हैं कि जो वुमेन्स है वो सदियों से अपनी आवाज़ को दबाए हुए खामोशी इख्तियार किए हुए है, इसलिए नहीं कि वो लेस टैलेंटेड हैं बल्कि इसलिए कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती जैसे कि मर्दों को दी जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।